नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थर्ड आई में आंकड़ों की बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। आप कल की थर्ड आई थोड़ा हम लोग बाहर थे। 9 अगस्त क्रांति दिवस पे उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न यूपी के एक छोटे से ज़िले में हम कुछ लोगों ने जाके प्रयास किया कि वहाँ से रूबरू बात हो। अशोक वानखेड़े साहब, डॉक्टर राकेश पाठक और शीतल जी को ले जाके मैंने सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु में एक आयोजन था और उसमें पार्टिसिपेट किया और लोगों से रूबरू बात करने की कोशिश की। इस बीच कल परसों राहुल गांधी का भाषण हुआ और कल मोदी जी का भाषण हुआ। हर जगह चर्चा है और जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले ही से था, 2-3 चीज़ें पहले ही से थी कि राहुल गांधी बोले नहीं ठीक, ये पहले ही से होना था। मोदी जी ने बिल्कुल परकच्चे उड़ा दिए। एक तो टीवी चैनल इतना वो था कि उसने एक पिच बना के मोदी जी को बैट्समैन दिखा के और चौके और छक्के वो दिखा रहा था। खैर, 2-3 चीज़ें जरा हम लोग इस चर्चा को कि कल मोदी जी क्या बोले और कितना इफेक्टिव था और क्या था, ये समझ लें कि ये 15 मिनट बनाम 135 मिनट था। राहुल गांधी को बोलने का समय सीमा 15 मिनट थी। उनके पास अनलिमिटेड टाइम मोदी जी की तरह नहीं था कि आप जितना चाहिए उतना बोलिए। और मोदी जी 135 मतलब करीब करीब 15 के मुकाबले 150 10 गुना ज़्यादा टाइम वो बोले। एक तो ये अच्छी बात है कि कल वो टेलीप्रॉम्प्टर की जगह, क्योंकि शायद टेलीप्रॉम्प्टर का अभी तक लगने का प्रावधान नहीं हुआ है या इस तरह का इस वाले सेशन में कोई इस तरह का मूव नहीं हुआ है बिल या कोई अमेंडमेंट, लेकिन वो अपने नोट्स लेके आए थे और उस कागज़ से वो अपना उसी के हिसाब से चल रहे थे। और एक और चीज़ समझ लीजिए, 15 मिनट बनाम 135 मिनट और पिच आपकी अपनी, एम्पायर आपके अपने। स्पीकर साहब उनको यहाँ तक अकोमोडेट कर रहे थे कि इस लंबे भाषण में जब उनको पानी पीना होता था तो इतना कोऑर्डिनेशन अच्छा था कि तुरंत कैमरा हट जाता था, स्पीकर पे चला जाता था, मोदी जी पानी पी लेते थे। फिर क्योंकि इस बार पानी पीते हुए नहीं दिखाया जा रहा था, क्योंकि सिंबॉलिक एक ये भी होता है कि पानी पिला दिया था। अब राहुल गांधी पानी पिए नहीं थे तो मोदी जी कैसे फोटो में कैसे आ जाता कि वो पानी पिए हैं, लेकिन पानी तो पिला दिया कल। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज समझ लीजिए, ये अनइवन मैच था, लेकिन राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कैमरा वो करीब 15 मिनट कुछ सेकंड बोले, उसमें 11 मिनट से ज़्यादा कैमरा उनके ऊपर नहीं था। कैमरा स्पीकर को दिखा रहा था, उनको नहीं दिखा रहा था। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन कितने लोग इसको समझेंगे, कितने लोग याद रखेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से कोशिश हुई कि राहुल गांधी के भाषण को लोग याद न रखें। जो मैं पहले भी कहता हूँ कि नागरिक से प्रजा बनने की जो हमारी यात्रा है, कल उसका पहला मतलब कल उसके कई वो थे चरण थे, कल एक और चरण देखा कि जब मोदी जी अंदर आए तो मोदी मोदी करके वो नारे भी लगाए गए। कल एक चीज़ और याद अगर आपको दिला दूँ कि कल लोकसभा चल रही थी, अधीर रंजन जी को बोलना था 11:30 पौने 12 बजे और एकदम से एडजर्न कर दी गई बिना किसी प्रोवोकेशन, बिना किसी कारण के। पता ये लगा कि एनडीए की मीटिंग है, एनडीए की मीटिंग में उस समय मोदी जी ने उसको संबोधित किया, ऐसा कहा जाता है और ऐसा मानना है कि ये सब रिहर्सल हुआ कि जब मैं क्या कहूँगा तो उस नारे के जवाब में उसके जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग को क्या बोलना है। ये रिहर्स था, कल दिख रहा था कि मोदी जी बोलते थे सामने। और ये मेरा जितना याद है संसदीय हिस्ट्री में पहली बार ये इस तरह का था कि जब जैसे चुनाव में नहीं होता है कि ये तो उसका जो जवाब देती है वो भीड़ देती है, तो कल वहाँ के संसद सदस्यों ने भी अपने को भीड़ के रूप में तब्दील कर लिया था। वो संसद सदस्य नहीं थे, वो एक भीड़ थी जो एक प्रायोजित उसमें का जवाब दे रही थी। अब एक चीज़ और स्पष्ट थी कि मोदी जी के ऊपर कांग्रेस का भूत चढ़ गया है। एक तरफ वो कहते हैं कांग्रेस इररिलेवेंट है, कांग्रेस 400 से 40 आ गई थी। मेरे हिसाब से यही खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि 400 से 40 आ जाए, और यही खूबसूरती है कि 2 से 303 हो जाए। ये भी याद रखिए कि 2 पे पहुंच गई थी बीजेपी, जो स्वतंत्रता के बाद सारे इलेक्शन लड़ती हुई आ रही थी। उसको 1984 में स्वतंत्र, जब देश स्वतंत्र हो गया था, उसके करीब 35-40 साल बाद के इलेक्शन में 2 सीटें मिली थी। तो 2 से 303 पहुंचना या 400 से 40 पहुंचना लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और यही शायद लोकमत का कि भाई जो जनता को ठीक लगता है उसके बारे में बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस का भूत चढ़ गया था कि उन्होंने पूरे अपने भाषण में, कल किसी चैनल पे मैं सुन रहा था, किसी वक्त मैंने तो नहीं गिना था,
क्योंकि कोई कह रहा था 38 बार लिया, किसी ने कहा 36, किसी ने बताया नहीं 44 बार, 44 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस का भूत तो वहां चढ़ गया है। प्रेम में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेम होता तो इस तरह से नहीं, वो भूत की वजह से ही बोल रहे हैं। दूसरा, उनका कल का भाषण बहुत उबाऊ था, लोगों को जमाई आने लगी थी, लोग सोने लगे थे, और एक नहीं कई। और उसमें जो सबसे खासम खास है, अमित शाह साहब भी कल जमाई लेते हुए दिखाई दिए उनके भाषण के दौरान। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैंने बहुत भाषण देखे हैं। आप चंद्रशेखर जी का भाषण देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस का भाषण देख लीजिए, अटल जी का भाषण देख लीजिए, हाल के दिनों की मैं बात कर रहा हूं। मुझे अभी तक उस पूरे भाषण के दौरान एक बार भी कोई ऐसा नहीं दिखा कि कोई जमाई ले रहा हो, जमाई अंगड़ाई। उसमें कुछ बेचारे बीजेपी के सांसद ये देखे कि ऐसा कर रहे, तब तक कैमरा आया तो जल्दी से ऐसे हो गए कि भाई कैमरे में अगर देख लेंगे तो फिर, क्योंकि आप भीड़ हैं, आप संसद सदस्य तो नहीं रह गए हैं। उन्होंने जो कल बोला वो बहुत कुछ मन की बात की स्टाइल में बोला, वन वे कम्युनिकेशन, बाकी टॉपिक से कोई मतलब नहीं, किस पे बोलना है उससे कोई मतलब नहीं, जो मुझे आएगा वो मैं बोलूंगा, जो मेरे मन में आएगा वो मैं बोलूंगा। संसदीय मर्यादाओं को जिस तरह से उन्होंने तार तार किया, उसको कहने भाषा का जो स्तर था और जिस तरह की फील्डिंग लगा दी, सेटिंग कर दी, फलाना कर दी, और भी मालूम नहीं क्या क्या, तो उसको फिर दोहराने से कोई फायदा नहीं। भाषा की मर्यादा तो थी नहीं, वो पहले भी नहीं थी, वो पूरी तरह से चुनावी भाषण था, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था कि वो चुनावी भाषण होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो भाषण हुआ और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ओवरऑल, ये जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसकी पहली सफलता है। लोग जनरली मानते हैं कि चुनाव इलेक्शन ये उसकी पहली सफलता है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि इंडिया के फॉर्मेशन के बाद अब मोदी जी और बीजेपी बहुत पचोपेश में है कि क्या किया जाए। क्योंकि अब अगर आप इंडिया के दृष्टि, मतलब इस विपक्षी गठबंधन की दृष्टि से देखिए, पहली बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, उसके बाद मणिपुर पे उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस लाने से पहले वो इंसिस्ट लगातार करते रहे कि प्राइम मिनिस्टर आके सदन में अपना वक्तव्य दें। प्राइम मिनिस्टर सदन से भागते रहे, सदन में नहीं आए। मणिपुर में फिर जब आए तो अमित शाह एक दिन पहले आए और उस पर बोले, और बहुत चालाकी से उन्होंने काम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये सदन एक रेजोल्यूशन पास करे मणिपुर के ऊपर। बेसिकली ये कि मणिपुर पे अच्छा, अब मणिपुर पे कौन बोलेगा जब सदन, ये तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ही कह रहा है, उसी का वो है कि भाई मणिपुर पे आप नहीं बोलना है। चालाकी उन्होंने ये दिखाई, और उसको स्पीकर ने कहा भी, तो विपक्ष की तरफ से आ गया कि भाई वो आप हम किस चीज को पास करें, कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन। तो वो एक कोशिश हुई थी अमित शाह की तरफ से, जिससे वही मामला हो। मोदी जी ने भी उसमें बार बार कहा कि कल के दिन वो कह चुके हैं और अमित शाह कह चुके हैं। 1.5 घंटे जब वो एक शब्द नहीं बोले अपने भाषण के शुरुआत में मणिपुर वाली समस्या पे, जबकि ये सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर की वजह से आया था, तो फिर एक बार ये समझ में आया कि इंडिया ने फिर एकता दिखाई, वॉकआउट किया और फोर्स किया मोदी जी को मणिपुर पे बोलने के लिए। हालांकि वो 3-4-5 मिनट ही बोले, बहुत ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन फिर भी उनको बोलना पड़ा, क्योंकि ये उनकी समझ में आ गया था, ये वो तैयारी से आए थे कि अगर ये बाहर निकल गए, वॉकआउट कर गए, तो कल पेपर की सुर्खियां वॉकआउट पे हो जाएंगी, ना कि इस पे। तो इसलिए वो मणिपुर को उनको बोलने पे मजबूर होना पड़ा। एक बात उन्होंने और कही इंडिया के बारे में कि ये तो एक ऐसी बारात है जिसमें सब दूल्हे हैं। तो भाई जहाँ कॉम्पिटेंट लोग हैं तो दूल्हे तो वहीं रहेंगे ना। यहाँ ऐसे लोग तो है नहीं कि भीड़ है और एक आदमी है, एक दूल्हा बाकी भीड़, बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। उस बारात में हरदम अच्छा माना जाता है जहाँ, क्योंकि बाकी लोग जाते हैं, देखते हैं और कौन सा दूल्हा है कि जो जिससे दूसरे, तो जनता भी देख रही है ना कि यहाँ अनेक दूल्हे हैं। तो आपके पास और कोई दूल्हा नहीं है, कोई दूल्हा बनने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। वो अपने को सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर रूप से कहेगा नहीं 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 मैं मतलब अगर किसी ने कह भी दिया कि भाई तुम भी दूल्हा बन जाना जब इन दूल्हे के बाद, तो क्या आपके यहाँ किसी की हिम्मत है ये कहने की मैं दूल्हा बनूंगा आपके बाद? अरे वो खुद ही कहेगा कि नहीं भैया मैं हूं ही नहीं, मैं तो ये मतलब इससे मैं तो या तो मैं ये सब छोड़ चुका हूं, दूल्हा उला नहीं। तो आप जरा ये भी देख लीजिएगा कि आपके यहाँ दूल्हा कौन कौन बनना चाहता है। एक चीज और थी कि एक और बहुत स्पष्ट हो गया कि संसद के बाहर ईडी, सीबीआई और ये सब है, लेकिन इस बार के उसमें, हालांकि हर बार होता है, लेकिन इस बार के सेशन में संसद के अंदर जिस तरह से स्पीकर ने कल अधीर रंजन चौधरी को निष्कासित किया, उनसे निकलवाया गया
वो भी स्पष्ट हो गया कि संसद के अंदर भी एक ईडी सीबीआई टाइप इंस्टीट्यूशन इनके पास है, जिसके थ्रू ये विपक्ष को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, शायद पहली बार संसदीय जो भी हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सिंगल आउट करके, मास में कभी हो सकता है निष्कासन हुआ हो, सिंगल आउट करके केवल लीडर ऑफ ऑपोजिशन को निष्कासित करने की ये पहली घटना थी। दूसरा, मैं इसी के रेफरेंस में एक चीज और कह दूं, कल जब विपक्ष की तरफ से बोलना शुरू हुआ तो उसमें किसी ने आरएसएस का नाम लिया। उस समय जो पीठासीन वो थे, स्पीकर साहब थे, अग्रवाल साहब, उतरे या आरएसएस नहीं बोल सकते, आरएसएस नहीं बोल सकते। तो इधर से कहा गया कि भाई अभी तक तो आरएसएस उधर से लगातार भाजपा के मंत्री के वक्ता बोल रहे थे, तब आपने कह नहीं, वो पॉजिटिव बोल रहे थे, आप नेगेटिव बोल रहे हैं। मतलब एक ऐसा संगठन जिसको आरएसएस का सब कुछ पॉजिटिव लगता है, मतलब जो पीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि वो पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसलिए वो बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते। दूसरा, ये भी एक नई परंपरा इस बार हुई कि जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहली बार निष्कासित हुआ, पहली बार हमने देखा कि स्पीकर ही भाग गए थे। स्पीकर कहे थे कि मैं नहीं आऊंगा। तो ये भी इस संसद ने देखा। देखिए, जो हमारा आज हम जहां खड़े हैं, वहां भारत 1947 से चल के दौड़ के यहां तक पहुंचा है। अपने पुरखों को गाली देने से अगर आप बड़े हो जाते हैं तो ये आपका होगा। आपको अपने पुरखों से ज्यादा बड़ा काम करना चाहिए तो आप बड़े होंगे। आपने सिंगल आउट किया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को आपने जितना हो सकता था उतनी गाली दी आपने, बार बार, और सिर्फ उन्हीं को नहीं कही, फिर आप इस खानदान को आपने नेहरू गांधी खानदान करके स्पेसिफाई किया कि ये पावर हंग्री है। फिर उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि ये फ्लैग जो है उसको राष्ट्रीय ध्वज था, उसी तरह का ध्वज अपना बना लिया। अरे भाई, तो आप वहां पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में तो एक ही पार्टी थी। आप पार्टिसिपेट किए होते तब आप कहते ना कि मैं भी मांग रहा था इस ध्वज को, मैं भी दौड़ रहा था, मैं भी जेल में बंद हो रहा था। आप तो वहां माफीनामा लिख के बाहर आ जा रहे थे। तो जो पार्टी लड़ रही थी उसने उस तरह उसी तिरंगे को उसने वो कर लिया, आपने क्यों नहीं लिया? आप कहीं थे वहां मौके पे। दूसरी एक बात उन्होंने और कही कि ये गांधी, जो फिरोज गांधी का जो स्पेलिंग थी उसको उन्होंने चेंज करके गांधी कर लिया। ये बड़ी बात है और ये अच्छी बात होगी कि अगर देश का हर एक व्यक्ति अगर गांधी के पद चिन्हों पे चले और गांधी का नाम के साथ वो करे तो ये जो अपने को जोड़ने की कोशिश करे, सच्ची क्या बात, खराब क्या बात हो सकती है? उन्होंने कुछ नाम लिए और वो चूंकि समय कम है और हो सकता है कि आगे किसी एपिसोड में इसको कवर करने की कोशिश करें, उन्होंने कुछ कुछ ऐसे नाम लिए जो आउट ऑफ रेफरेंस नाम थे। उन्होंने कच्छतेवु का नाम लिया, जो एक 200 एकड़ का एक छोटा सा टापू जिसमें कोई नहीं रहता है, जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच, हिंदुस्तान के बीच में कहीं है, जिसका कंट्रोल अब श्रीलंका के पास है। उन्होंने उसकी बात कही। उन्होंने मिजोरम में एयर स्ट्राइक की 1966 में बात करी कि अपने ही लोगों के, उन्होंने अकाल तख्त की बात करी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के हुर्रियत के साथ। अब इसमें दो तीन चीजें समझने वाली होगी। कच्छतेवु एक ऐसा टापू था जिसको लेके हमारे और श्रीलंका के बीच दिक्कत होती थी, खींचतान थी, और उसको इंदिरा गांधी ने 1974 में एक एकॉर्ड के तहत, एक उसके तहत उसका कंट्रोल उनको दिया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये भी याद रखना होगा कि आपको उस कालखंड का शायद पता ही नहीं है। कच्छतेवु हम हारे नहीं थे, हमने एक संधि के तहत, एक उसके तहत दिया था। आप चीन से कुछ चीजें हार गए हैं, उसने आपको खदेड़ दिया है। कच्छतेवु से हम खदेड़े नहीं गए थे, दो राष्ट्रों के बीच की बात थी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कच्छतेवु उनको देने की बात करते हैं तो फिर याद रखिएगा, भगत सिंह की जो समाधि है ना आज फिरोजपुर में, अगर मैं गलत हूं, वो टेक्निकली समाधि पार्टीशन के समय पाकिस्तान के साथ चली गया था वो, और लगातार बहुत लंबे समय तक नेगोशिएशन करने के बाद हमने कुछ गांव उनको दिए और उसके बदले में हम लोगों ने वो समाधि स्थल लिया। तत्काल मुझे नहीं याद है, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो ये बॉर्डर में ये चीजें होती हैं कि कुछ आप देते हैं, कुछ लेते हैं। आपने बांग्लादेश को कुछ जमीन नहीं दी, आपने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर वो नहीं किया, तब तो कोई नहीं आपसे बोला कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मैं एक और बात कहूंगा, ये जो हुर्रियत को आप कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के साथ थे, क्यों? हुर्रियत से भी बात की गई होगी अगर,
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात हुई थी। बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर संगठन जो आज जहाँ पे भारत ने जिनके साथ अपने में उनको समाहित करके उसको भारत का हिस्सा बनाया है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत से संगठन अलगाववादी संगठन थे जिनके साथ बातचीत की गई। मिजोरम में 1966 में, जरा इतिहास बाकी लोग भी पढ़ लें, अगर उस दिन वहाँ पे एयर स्ट्राइक नहीं होती, क्योंकि फौज को जाने में टाइम लग रहा था, वो उस स्टेट पे वहाँ के जो अलगवादी उस समय ताकतें थी उसको कंट्रोल करके, वहाँ की पुलिस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कंट्रोल करने वाले, इसलिए वहाँ मूव करना पड़ा। मैं बातें कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि अकाल तख्त का भी याद रखिएगा। अकाल तख्त कष्टदायक था और इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे के उसकी कीमत चुकाई है अगर अकाल तख्त पे की गलती थी। लेकिन जिस दिन अकाल तख्त पे ये स्ट्राइक हुई उसके 1 या 2 दिन के अंदर खालिस्तान को डिक्लेयर करने की बात हो रही थी, जहाँ पे अपना सिक्का अपने वो बात थी। वो ज़्यादा बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रहती, अपने लोगों को बालाकोट और पुलवामा नहीं किया था कि उसको अपने ही लोग मारे गए और उसके बाद आपने कहा नहीं 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 इसको मत बताना, और फिर क्या क्या आपने किया, जो आपके सतपाल मलिक साहब कहते हैं। तो ये सब जो बातें कहते हैं ये सेंसिटिव है, कालखंड का आपको पता नहीं है और आप इसलिए इन सारी बातों को बोलते हैं। एक बात और कही गई कि कांग्रेस अब इररिलेवेंट होती जा रही है। 1962 में बताया गया कि अब तमिलनाडु के बाद उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं जीती। फिर अब यह भी कहा गया कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी थी। कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों को पे चलने वाली और उस विचारधारा की पार्टी थी। अगर वेस्ट बंगाल में आज कांग्रेस नहीं है और बहुत सालों से नहीं है, तो कांग्रेस से ही निकली हुई ममता बनर्जी वहां पे हैं जो तृणमूल कांग्रेस चलाती हैं। अगर आंध्र प्रदेश में आज कांग्रेस नहीं है तो वहां वाईएसआर कांग्रेस चलती है, जो कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं। मतलब ये बात बहुत जगह लागू होती है, चाहे त्रिपुरा, असम में आपके जो बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा है वो पूरे टाइम कांग्रेस बनाए हैं, यहां से निकल के वो वहां गए हैं और आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि ये किसी भी लोकतंत्र में किसी एक जगह आप हैं या नहीं है इससे कोई बहुत मतलब नहीं होता है। दूसरा जो जिस बात को कह के मैं ख़त्म करूंगा, राहुल गांधी से आपने उनको पर्सनली खूब अटैक किया। आपने पहले जब वो अडानी की बात कहे थे तब भी आपने उनकी सदस्यता ले ली थी। अब आप उनकी सदस्यता नहीं ले पाए, वो वापस आ गए, तो आपने उनको पर्सनली जितना अटैक हो सकता था उतना कहा। आपने उनको फेल्ड प्रोजेक्ट बोला, आपने उनको प्रोडक्ट बोला कि जो रीलॉन्च होता है बार बार अगेन एंड अगेन, लेकिन वो फेल्ड प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट रीलॉन्च हो रहा है वही खड़ा हुआ है आज इस देश में उस क्रोनी कैपिटलिज्म, उस अडानी और इस देश के आम नागरिक की सुरक्षा के लिए एक अकेला व्यक्ति अगर कोई खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। मैं कोई राहुल गांधी का फैन नहीं रहा हूं, लेकिन आज राहुल गांधी जिस कमिटमेंट के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, अकेला एक नेता जिसके ऊपर जीरो वो है, किसी को एक राई रत्ती भी संदेश शक नहीं है। आप क्या हो तो अगर अडानी का नाम ले लेते हैं तो आप पीछे से आप लोगों को मालूम नहीं क्या हो जाता है। अडानी का नाम लेना आप लोगों के लिए वो है, एक अकेला व्यक्ति लड़ रहा है। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा 100 साल, 200, 400 साल बाद, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी तो कोरोना मैनेजमेंट, नोटबंदी, काली स्याही से लिखी जाएगी। उसके लिए सुनहरे अक्षर कभी नहीं रहेंगे, ये याद रखने वाली बात होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज, एक ध्यान रखिएगा, आप जिस पार्टी से आते हैं वो थोड़ी आपकी दिक्कत है क्योंकि आपकी पार्टी को गोडसे की पार्टी बोला जाता है, लेकिन राहुल गांधी को आज कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि वो महात्मा गांधी जैसा काम कर रहे हैं। अगर महात्मा गांधी नहीं बोल रहे हैं तो महात्मा गांधी जैसा काम कर रहे हैं। आपके किसी भी एक काम को मेरे याद में, मेरी जानकारी में किसी ने अगर कहा हो कि वो महात्मा गांधी जैसा काम कर रहे हैं। और हरदम याद रखिएगा कि ये देश महात्मा गांधी का है। इस देश की जनता जीवंत भी है, अधिकार भी समझती है, और अगर उसने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंका था तो ये छोटे मोटी जो पार्टियां जो इस तरह से आके उसके बेसिक सिविल राइट्स का हनन कर रही हैं, उनको भी हटाने में उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।